अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम हल करने जा रहे हैं सवाल नंबर 8.9 के आगे के सवालात। चलिए स्टूडेंट्स, सवालात को हल करने के लिए मिलते हैं वाइट बोर्ड पे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 8 के जो सवालात हैं उनको हल करेंगे। स्टूडेंट्स, 8.10 और 8.11 नंबर सवालात हमारे रह गए थे। बाकी के जो सवालात हैं वो हम पिछले लेक्चर्स में हल कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए बाकी के जो सवालात हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं। यूनिट है 8, मादा की हरारती खसूसियात। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सवाल नंबर है 8.10, जिसमें पूछा गया है कि वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत की तारीफ कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स, वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत की तारीफ करनी है हमने। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में एक सवाल में पिघलाव की मख्फी हरारत के बारे में बात की थी। स्टूडेंट्स, वो थी पिघलाव की मख्फी हरारत, यानी कि जिसमें एक ठोस जो है वो माए की शक्ल में तब्दील होता है। स्टूडेंट्स, ये है वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत, यानी कि यहाँ पे एक माए बुखारात की शक्ल इख्तियार करता है। और स्टूडेंट्स, चलिए लिखते हैं हम वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत की तारीफ और फिर हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, हरारत की वो मिक़दार किसी माए के यूनिट मास को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर में इजाफा किए बगैर मुकम्मल तौर पर गैस में तब्दील करती है, वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत कहलाती है। जी तो स्टूडेंट्स, वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत की तारीफ क्या है कि हरारत की वो मिक़दार जो किसी माए के यूनिट मास को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर में इजाफा किए बगैर मुकम्मल तौर पर गैस में तब्दील करती है, वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत कहलाती है। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिघलाव की मख्फी हरारत में देखा था कि वहाँ पर भी टेम्परेचर तब्दील नहीं हो रहा था। स्टूडेंट्स, वैसे ही यहाँ पर भी टेम्परेचर तब्दील नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर देखें, अगर हमारे पास 1 किलोग्राम का मास है और वो माए हालत में है, स्टूडेंट्स, उसका टेम्परेचर तब्दील किए बगैर उस सारे के सारे माए को वेपोराइज करना, यानी कि बुखारात में तब्दील करना जो है, स्टूडेंट्स, वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत की तारीफ के मुताबिक अगर हम एक यूनिट मास यानी कि 1 किलोग्राम मास को वेपोराइज करवा दें उसके टेम्परेचर में तब्दीली के बगैर, तो स्टूडेंट्स वो जो हरारत चाहिए होगी इस कंडीशन में उसे हम कहते हैं वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत।
फर्ज कीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक माय है और उसका टेम्परेचर तब्दील किए बगैर अगर हम उसको वेपोराइज करवा दें, यानी कि उसका एक यूनिट मास हमारे पास है 1 किलोग्राम का मास, और उसके टेम्परेचर को तब्दील किए बगैर अगर उसको हम वेपोराइज करवा दें तो वो हरारत की मिकदार जो उसको वेपोराइज करवाएगी उसके टेम्परेचर में इजाफा किए बगैर उसे कहते हैं वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत। स्टूडेंट्स, हम पानी की मिसाल लेते हैं। जब पानी को गर्म किया जाता है स्टूडेंट्स, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच के पानी क्या होता है, उबलना शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो पानी का टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ेगा, यहां तक कि सारा का सारा पानी माय हालत से गैस की हालत में तब्दील हो जाएगा, यानी कि बुखारात बन जाएगा। स्टूडेंट्स, पानी की जो वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत होती है वो होती है 2.26 ज़रब 10 की ताकत 6 जूल फी किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम पानी को बगैर टेम्परेचर तब्दील किए वेपोरेट करवाने के लिए हमें हरारत की जो मिकदार चाहिए वो है 2.26 ज़रब 10 की ताकत 6 जूल फी किलोग्राम। 2.26 ज़रब 10 की ताकत 6 जूल। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत क्या होती है। हमने पानी की मिसाल ली कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो टेम्परेचर है पानी का इसके बाद नहीं बढ़ता, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जो है वो माय हालत से गैस की हालत में तब्दील होना शुरू हो जाता है, और जब तक कि सारे के सारा पानी माय से गैस की हालत में ना चला जाए जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नहीं बढ़ता। और स्टूडेंट्स, वो हरारत की मिकदार जो उस पानी को माय से गैस की हालत में तब्दील कर दे जबकि उसका जो टेम्परेचर है वो भी तब्दील नहीं हो रहा, उस हरारत को हम कहते हैं वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 8.11। स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 11 क्या है, इसमें हमसे पूछा गया है कि एवेपोरेशन से क्या मुराद है। किसी माय की एवेपोरेशन का इन्हिसार किन अवामल पर होता है, वाज़ेह करें। और साथ में हमने ये भी बताना है कि जो एवेपोरेशन है उसे ठंडक कैसे पैदा होती है। जी तो स्टूडेंट्स, इस सवाल के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा एवेपोरेशन से क्या मुराद है, दूसरा हिस्सा किसी माय की एवेपोरेशन का इन्हिसार किन अवामल पर होता है, और तीसरा हिस्सा स्टूडेंट्स एवेपोरेशन से ठंडक कैसे पैदा होती है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस इस्तिलाह को समझेंगे कि एवेपोरेशन से मुराद क्या है, यानी कि हम एवेपोरेशन की तारीफ करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि एवेपोरेशन से क्या मुराद है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एवेपोरेशन की तारीफ लिखेंगे कि एक माय की सतह से
उसे गर्म किए बगैर माए का बुखारात में तब्दील होना एवेपोरेशन कहलाता है। जी स्टूडेंट्स, एवेपोरेशन क्या है कि एक माए का अपनी सतह से बुखारात में तब्दील होना एवेपोरेशन कहलाता है। और स्टूडेंट्स, ये जो अमल है ये उस माए को गर्म किए बगैर होना चाहिए। इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हम एक मिसाल लेते हैं। अगर हम किसी बर्तन में पानी रख दें और एक दिन के बाद देखें या चंद दिनों के बाद देखें तो उस पानी की जो सतह है वो तब्दील हो चुकी होगी, यानी कि पानी पहले की निस्बत कम हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये किस वजह से हुआ? ये एवेपोरेशन के अमल की वजह से हुआ, क्योंकि पानी जो है उसके मॉलिक्यूल्स मुसलसल हरकत कर रहे हैं और जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है या ज़्यादा होती है वो एवेपोरेट हो जाते हैं। और स्टूडेंट्स, इस तरह से जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती जाएगी वो एवेपोरेट होता जाएगा और इस तरह से जो पानी की मिकदार है वो मुसलसल कम होती जाएगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमसे दूसरा जो हिस्सा है सवाल का वो पूछा गया है किसी माए की जो एवेपोरेशन है उसका इन्हिसार कौन कौन से अवामल पर होता है, यानी कि वो कौन कौन से अवामल हैं जो कि एवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे चंद अवामल हैं जो एवेपोरेशन के अमल को इफ़ेक्ट करते हैं, जो एवेपोरेशन के अमल पर असरअंदाज होते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, अवामल में जो सबसे पहले है वो है टेम्परेचर, उसके बाद सतह का रकबा, तीसरा है हवा और माए की नौइयत। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम इन अवामल को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि अगर हम किसी माए को टेम्परेचर मुहैया करते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एवेपोरेशन का जो अमल है वो तेज़ हो जाता है। स्टूडेंट्स, अगर किसी जिस्म का टेम्परेचर कम है, यानी कि किसी माए का टेम्परेचर अगर कम है तो उसके एवेपोरेशन के चांसेस जो हैं वो कम हैं, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में फोर्स जो होगी वो ज़्यादा होगी जो उनको एवेपोरेट होने से रोकेगी। स्टूडेंट्स, माए के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एक कशिश की फोर्स पाई जाती है जो उनको एवेपोरेट होने से रोकती है। जब स्टूडेंट्स टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इनके दरमियान जो कशिश की फोर्स है वो कमज़ोर होगी, क्योंकि इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और इंटरनल एनर्जी बढ़ने से इनकी जो मोशन है वो तेज़ हो जाएगी। और स्टूडेंट्स, जब मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो आसानी से एवेपोरेट हो जाएगा। लिहाजा टेम्परेचर जो है ये एवेपोरेशन पे असरअंदाज होता है। ये दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो एवेपोरेशन जो है उसका इन्हिसार टेम्परेचर पर होता है। दूसरा है स्टूडेंट सतह का रकबा, यानी कि एक सतह का रकबा किस तरह से एवेपोरेशन के अमल को तब्दील करता है। स्टूडेंट्स, अगर आप एक बड़ी सतह वाले जिस्म में माए डालें तो उसमें जो माए मौजूद है वो जल्दी एवेपोरेट होगा। उसकी वजह क्या है कि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ज़्यादा एनर्जी हासिल करेंगे वो सतह से एवेपोरेट हो जाएंगे, यानी कि
उनके पास ज़्यादा चांसेस हैं एवेपोरेट होने के। और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक कम सतह का रकबा है और उसमें माए है, तो उसमें मॉलिक्यूल्स के पास कम चांसेस हैं एवेपोरेट होने के। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान में एक कशिश की फोर्स पाई जाती है, और जब इनकी एनर्जी बढ़ती है तो एक दूसरे से टकराते हैं, और इसमें ये अपनी एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफ़र भी कर देते हैं, जिसके बायस एक ज़्यादा एनर्जी वाला जो मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी कम भी हो सकती है। स्टूडेंट्स, अगर सतह का जो रकबा है वो ज़्यादा है तो ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एवेपोरेट हो सकते हैं, जिसके नतीजे में एवेपोरेशन बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स, अगर कम सतह का रकबा है तो उसमें कम मॉलिक्यूल्स के पास ये मौका होता है कि वो एवेपोरेट हो सकें, लिहाजा सतह का रकबा जो है वो डायरेक्टली एवेपोरेशन पे असरअंदाज होता है। और तीसरा जो है स्टूडेंट्स अमल, वो है हवा, जो कि एवेपोरेशन पे असरअंदाज होती है, या एवेपोरेशन का जो इन्हिसार है वो हवा पे भी होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर किसी माए में से बुखारात निकल रहे हैं तो हवा जो है वो उनको वापस आने से रोकती है और अपने साथ उड़ा के ले जाती है। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर यहाँ से बुखारात निकल रहे हैं और हवा इसको अपने साथ बहा के ले जाएगी, तो इस मॉलिक्यूल्स के वापस आने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो एवेपोरेशन का अमल है वो तेज़ हो जाएगा और उसकी जगह पे एक नया मॉलिक्यूल ज़्यादा एनर्जी हासिल करके एवेपोरेट हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, चौथा है हमारे पास माए की नोयत। स्टूडेंट्स, हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ा था कि मुख्तलिफ अजसाम की डेंसिटी जो है मुख्तलिफ होती है, और डेंसिटी में हमने कहा था कि डेंसिटी जो है ये मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में जो मास है वो क्या है, डेंसिटी। स्टूडेंट्स, अगर किसी जिस्म की डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब है उसके कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास है, और अगर किसी जिस्म की डेंसिटी कम है तो इसका मतलब है उसके यूनिट वॉल्यूम में मास जो है वो कम है। स्टूडेंट्स, इसको हम यूँ समझने की कोशिश करते हैं, अगर हमारे पास एक बर्तन में माए है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत करीब करीब हैं, और उनके दरमियान में जो कशिश की फोर्स है वो भी ज़्यादा है। और दूसरी निस्बत स्टूडेंट्स, एक दूसरा माए है जिसकी डेंसिटी क्या है, कम है, लिहाजा उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कशिश की फोर्स भी कम होगी और उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फासला ज़्यादा होगा। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से देखें, ये जो माए है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसको एवेपोरेट होने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार है, यानी कि इस माए की निस्बत ये जो दूसरा माए है जिसकी डेंसिटी जो है कम है, इसको एवेपोरेट होने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत है। यानी कि जैसे ही माए की नोयत बदली, एवेपोरेशन का अमल भी तब्दील हो गया। स्टूडेंट्स, एवेपोरेट होने के लिए इस माए को, ये जो माए है इसे कम एनर्जी चाहिए, क्योंकि इसके दरमियान जो कशिश की फोर्स है मॉलिक्यूल्स के वो कम है, फासला ज़्यादा है, लिहाजा वो आसानी से एवेपोरेट हो सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ ये जो माए है इसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कशिश की फोर्स ज़्यादा है और फासला कम है, जिसकी वजह से इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए एवेपोरेट होने के लिए। लिहाजा स्टूडेंट्स, एवेपोरेशन का इन्हिसार उस माए की नोयत पे भी होता है जो कि एवेपोरेट होने जा रहा है। लिहाजा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 4 अवामल देखे जो कि जिन पे एवेपोरेशन इन्हिसार करती है। पहला स्टूडेंट्स था टेम्परेचर, दूसरा सतह का रकबा, तीसरा हवा और चौथा माए की नोयत। स्टूडेंट्स, इस सवाल के आखिरी हिस्से में हमसे पूछा गया था कि बताइए किस तरह से जो एवेपोरेशन है ये ठंडक पैदा करती है। स्टूडेंट्स, अगर हम एक आम मिसाल लें, जैसे हमने पहले मिसाल ली है एक माए की। फर्ज कीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इस जिस्म में एक माए है
और एवेपोरेशन का जब अमल होता है स्टूडेंट्स, इसकी जो हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होंगे वो एवेपोरेट हो जाएंगे, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जिनकी हरारत ज़्यादा है, जिनके पास हरारत की एनर्जी ज़्यादा है, वो एवेपोरेट हो जाएंगे, और वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास हरारत की एनर्जी कम है वो एवेपोरेट नहीं होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे ज़्यादा एनर्जी के मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होते जाएंगे वैसे वैसे वो जो माय है उसकी ठंडक बढ़ती जाएगी, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी के मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट हो रहे हैं और कम एनर्जी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस जिस्म के, उस बर्तन के अंदर मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमें महसूस होगा कि वो जो माय है वो ठंडा होना शुरू हो गया है, क्योंकि जो गर्म मॉलिक्यूल्स थे वो एवेपोरेट हो चुके हैं। लिहाजा स्टूडेंट्स, एवेपोरेशन का जो अमल है ये ठंडक का एहसास भी पैदा करता है। स्टूडेंट्स, इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। अगर आप कभी अपने हाथ धो के पंखे के नीचे आए तो आपको महसूस होगा कि आपके जो हाथ हैं वो ठंडे हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, वहाँ पे जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके जिस्म से हीट एनर्जी लेते हैं, यानी कि हरारत लेते हैं और एवेपोरेट हो जाते हैं, जिसके बाइस आपके जिस्म से जो हरारत का बहाव बाहर की तरफ होना शुरू हो जाता है और आपको यूँ महसूस होता है कि जैसे हाथ ठंडे हो गए हैं। लिहाजा स्टूडेंट्स, जो एवेपोरेशन है हम कहेंगे एवेपोरेशन के अमल में ज़्यादा एनर्जी के मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होना पीछे कम एनर्जी के मॉलिक्यूल्स को छोड़ता है, जिस वजह से माय का टेम्परेचर कम हो जाता है। और यूं ऑपरेशन से ठंडक पैदा होती है। ये तो स्टूडेंट्स इस सवाल के 3 हिस्से थे। सबसे पहले एवेपोरेशन की तारीफ़ पूछी गई, हमने एवेपोरेशन की तारीफ़ लिखी, फिर हमने उन अवामल का तफसील से ज़िक्र किया जिन पे एवेपोरेशन का इन्हसार होता है, और उसके बाद हमने बताया कि एवेपोरेशन के अमल की वजह से ठंडक कैसे पैदा होती है। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सवालात को हल किया और हमने 8.10 और 8.11 के जवाब लिखे। तो स्टूडेंट्स, अगले मश्की सवालात हल करने के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।